वेलकम टू द एरोजन। आज हम अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिजिक्स की क्लास में हैं और फिजिक्स में स्पेशली जिस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं कुछ वैसे टॉपिक्स हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड पीवाई क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें और इससे संबंधित अगर कोई बात हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। होती है एंगस्टन के द सिंबल होता है एंगस्टन वेट, ओके। एंड वन एंगस्टन विद सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। द ग्राउंड फर्स्ट मतलब ये कह रहा है। वेलकम टू द एडुजन। आज के इस सेशन का अभिप्राय ये है कि हम लोग बेसिकली ये देखने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ताकि जो हमारी आगामी परीक्षा है बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल, इंटर लेवल और जो भी अलग अलग विभिन्न परीक्षाएं हैं, उसमें हमको फिजिक्स के किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिकली आज क्लास उसी का है, तो हम लोग टॉपिक के साथ साथ जो पीवाईक्यू जो कुछ आए हुए हैं उसको भी देखते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो बेसिकली ये पूछा है कि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है। तो वेवलेंथ की यूनिट होती है, आंसर भी दिया हुआ एंगस्ट्रन होता है। इसकी सिंबल क्या होती है एंगस्ट्रन के, इसका सिंबल होता है एंगस्ट्रन का ये, ओके। एंड 1 एंगस्ट्रन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। और ये बेसिकली वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। कि हाँ, रेड लाइट की का वेवलेंथ क्या है, जैसे जीके जीएस का जो वो इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चंस वाला सीरीज जो था उसमें मैंने वेवलेंथ और एनर्जी को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। तो जो रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है आप जानते हो, तो वो बेसिकली रेड लाइट की वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, तो इसी एंगस्ट्रम में उसको मेज़र करते हैं। अगला तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर लाइट ईयर। तो आंसर होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस जो यूनिट है उसी से हम लोग लाइट ईयर को मेज़र करते हैं। और क्या होगा, एक लाइट ईयर जो होगा उसका क्या होगा, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, याद रखेंगे। एंड 1 पारसेक इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। ये क्वेश्चन है कि 1 पारसेक इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो आंसर होगा 3.26 लाइट ईयर्स। और एक्सप्लेनेशन क्या है बेसिकली इसका, कि पारसेक सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, पारसेक जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट है किसका, डिस्टेंस का। और जिसको यूज कहाँ किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा। तो बच्चा जानता है कि पास्कल होगा प्रेशर का एसआई यूनिट। और जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप इसको लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। और बचपन से मैथमेटिक्स भी जब पढ़ते आ रहे हो तो एरिया को मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं, तो मीटर स्क्वायर यहीं से तो निकल के आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट, क्या बोल रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाँ, क्या होगा, हाइग्रोमीटर। और देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने ये भी पॉइंट दे रखा है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना इन दो शब्द के बीच, हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। इस दो के बीच कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाइड्रोमीटर जो है पहले भी बताए थे कितनी बार, जीके जीएस के भी क्लास में इस बात का जिक्र हो चुका है कि हाइड्रो देखते ही आप समझिए ये वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। और इसीलिए तो देखिए ये किस चीज़ को नाप रहा है, डेंसिटी को नाप रहा है, डेंसिटी ऑफ विच, लिक्विड। क्लियर है। और हाइग्रो जो है वो ह्यूमिडिटी को नापेगा कि तापमान, मतलब जो आज का वेदर है उसमें कितना ह्यूमिडिटी है। और जो हाइड्रोमीटर है वो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का मापता है। हाइड्रो से पानी याद रखेंगे, ओके। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ बार मेजर। बार जो है वो क्या मेजर करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है बार बेसिकली। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 बार में कितना पास्कल, तो 10 टू द पावर 5 पास्कल। और पास्कल क्या था, प्रेशर की यूनिट थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है।
और पावर जो है क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का हमको दो फॉर्मूला जो होता है बेसिकली वो देखने को मिलता है। एक तो आप याद रखना V इंटू आई, V इंटू आई। यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे V क्या है, अगर कोई पूछे तो V बेसिकली जो है वोल्टेज है। क्या है, V क्या है हमारा, वोल्टेज है। V वोल्टेज हो गया। I क्या है, I जो होता है वो करंट होता है। क्लियर है, I है करंट है, ठीक है। और V जो है वोल्टेज है, ये पावर हो गया। और पावर का एक और आप कहीं पे देखोगे तो वो कंफ्यूज नहीं करना क्या कि सर ने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर ये जो फॉर्मूला है ये V इंटू आई, और उसके अलावा जो एक डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट मतलब काम करने की क्षमता, रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी। तो फंडामेंटल डेफिनेशन की अगर बात करेंगे दो होता है, फंडामेंटल डेफिनेशन। अगर फंडामेंटल डेफिनेशन की बात करेंगे तो पावर का फॉर्मूला होगा W अपॉन टी। W से वर्क हो गया यानी काम, और T तो जान ही रहे हैं टाइम। क्लियर है, तो फंडामेंटल डेफिनेशन W अपॉन टी। क्लियर है, और ये जो है V इंटू आई, ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये आपका जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पावर जो है उसकी जो डेफिनेशन होती है, क्या होती है पावर की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो उसी रेट ऑफ डूइंग वर्क को तो P इक्वल टू W अपॉन टी, W से वर्क और T से टाइम। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है V आई, यहाँ पे V जो है वोल्टेज को कह रहे हैं, I करंट को कह रहे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैकेनिकल एंड मोशन। अब क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ फेदर एंड अ वुडन बॉल आर ड्रॉप्ड इन अ वैक्यूम विच रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक फेदर है यानी एक रुई, मान लो आप एक रुई और एक वुडन बॉल यानी लकड़ी से बना हुआ जो बॉल है, दोनों को एक ही समय में एक ही हाइट से अगर वैक्यूम के अंदर गिराया जाएगा तो सबसे पहले जमीन पर कौन गिरेगा। तो ये जो आ गया ना कि वैक्यूम, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये जो आ गया वैक्यूम। तो वैक्यूम में अगर किसी भी एक बहुत हल्के चीज को और दूसरी तरफ एक भारी चीज को अगर हम गिराते हैं तो सबसे पहले जो है दोनों एक साथ ग्राउंड पे गिरेगा, यानी बोथ विल रीच टुगेदर। याद रखेंगे, बोथ विल रीच टुगेदर। क्लियर है, बोथ विल रीच टुगेदर। एक्सप्लेनेशन क्या है कि वैक्यूम में जो है कोई एयर रेसिस्टेंस तो होता नहीं। अब छत पे आप जाओगे अपने और छत पर से अगर एक बड़ा सा पत्थर और एक छोटा सा रुई गिराओगे तो ऑब्वियस बात है कि जो बड़ा पत्थर वो पहले ग्राउंड पे गिर जाएगा, क्योंकि वहां एयर की रेसिस्टेंस है। तो जो भारी होगा वो एयर को ज्यादा काट पाएगा तो वो पहले जमीन पे गिर जाएगा। जो हल्का होगा वो एयर को काट नहीं पाएगा, एयर के साथ बहता चला जाएगा, हवा के साथ बहता चला जाएगा, बहने दो मुझे बहता चला जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा कि वहां पे एयर रेसिस्टेंस, जो भारी सामान होगा वो एयर को काटते काटते जमीन पे पहले पहुंच जाएगा, और जो हल्का होगा वो एयर के साथ बहते चला जाएगा। लेकिन जब वैक्यूम की बात हो रही है वैक्यूम की, तो वैक्यूम में दोनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि वैक्यूम में क्या नहीं होता है, वैक्यूम में एयर रेसिस्टेंस नहीं होता है। वैक्यूम में नो एयर रेसिस्टेंस। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो मास से स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इस बात को याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है मास से इंडिपेंडेंट होती है। ये सब जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके आपसे पूछ सकता है, तो बेटर है कि हम अपने आप को प्रिपेयर रखें। थ्योरी अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which law explain why a person fall forward when a bus stops suddenly। मतलब ये कह रहा है कि आपको ये बताना है वो कौन सा लॉ है जिससे पर्सन जो है, जब बस चल रही होती है हमारी और बस चलते चलते अचानक से ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद हम जो हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। तो आगे की तरफ जाते हैं वो किस लॉ के वजह से जाते हैं, तो इसका बेसिकली होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको भी मैंने जीके जीएस के क्लास में एक्सप्लेन करा था, बट आज भी बता दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से ये काम होता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है ना कि अगर आप मोशन में हो
तो मोशन में रहना चाहोगे। और अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट वैसे ही हो जाएगा, अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहना चाहोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस चल रहा था इस क्वेश्चन के अनुसार, तो बस जब चल रही थी तो बस की कुछ स्पीड होगी 60 70 80 जिस स्पीड में चला रहे हो, जो स्पीड होगी आपकी बॉडी भी यानी आप जो उसके अंदर बैठे हो आपकी स्पीड भी उतनी ही है, तब तो आप बस के साथ साथ चल रहे हो। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो बस आगे चला जाएगा, पीछे रह जाओगे। आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो बस पीछे रहेगा, आप आगे चले जाओगे। तो इट मीन्स ये है कि बस की स्पीड अगर जितनी है उतनी ही अंदर में बैठेगा सारे पैसेंजर्स की स्पीड होगी। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ से हुआ कि बस को तो हम रोक दिए सडनली, बस तो रुक गई सडनली क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो बस तो रुक गया, लेकिन हमारा बॉडी तो नहीं रुका ना, उस पर तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो क्या होगा कि लोअर बॉडी तो जो बस के कांटेक्ट में है यानी बैठे हुए हैं, पैर नीचे है हमारा, तो जो बस के कांटेक्ट में है तो लोअर बॉडी बस के हिसाब से स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो अपर बॉडी है हमारा, अपर बॉडी वो तो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो तो मोशन में ही रहेगा। तो इसलिए हम आगे की ओर जाते हैं। इसका आंसर होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर एग्जाम में पूछे कि इनर्शिया ऑफ मोशन कई बार नहीं देता है आपको ऑप्शन में, तो वहां पे आपको सीधे कह देगा कि कौन सा होगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कभी कभी ऑप्शन में दिखेगा और इनर्शिया ऑफ मोशन भी दिखेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। अगला टॉपिक ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, यानी स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सेंटर पे क्या होता है स्मॉल जी का वैल्यू, तो याद रखना इसका वैल्यू 0 होगा, 0। अब सिंपल सी बात है, आप जितना अर्थ के डीपर जाते जाओगे जो स्मॉल जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। आप जितना डीपर अर्थ में जाओगे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कि वॉशिंग मशीन का जो काम है वो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कभी भी याद रखना, दो तरीके का फोर्स होता है ना, दो तरीके का फोर्स होगा, और दो तरीके के फोर्स का नाम क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दूसरा कौन, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो दो देख रहे हो कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमेशा याद रखना सेंट्रीपिटल जो होगा वो सेंटर की ओर होगा, सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर, याद रखना है। और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से बाहर की ओर, इसको याद रखना बाहर की ओर, इसको क्या याद रखना है कि बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब बेसिकली आपसे एग्जाम में अगर मान लो थ्योरी आप फिजिक्स के उतने उस्ताद नहीं हो, तो फिर भी अगर एक दो बातें यहाँ ध्यान रखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कभी जीवन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो वो क्या है कि बेसिकली कभी भी आपकी मम्मियाँ घर में जो है वो छाली को मथ करके फिर उससे घी निकालती होंगी, तो कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज़ जब बाहर निकल के आएगा तो फ्यूगल मतलब बाहर निकालना। यहाँ भी वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है कि बेसिकली वॉशिंग मशीन का काम क्या है कि कपड़ा में से मैल धूल जो भी है गंदगी उसको बाहर निकालना सेंट्रीफ्यूगल, बाहर निकालना सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, याद रहेगा। मक्खन निकालना बाहर निकल रहा है सेंट्रीफ्यूगल। आप लोग जो एक स्ट्रिंग में थोड़े पत्थर बांध के और उसको खूब नचाते हो और एक बार छोड़ते हो तो वो बाहर पता नहीं किस डायरेक्शन में पत्थर जाते हो, वो भी बाहर जा रहा है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का वैसे क्या एग्जांपल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल का क्या एग्जांपल होगा, तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हो और टर्न जो आता है तो आपकी जो गाड़ी होती है, बाइक हो कार हो कुछ भी हो, तो वो सेंटर की ओर उसको झुकाते हैं, थोड़ा लीन करते हैं, तो वो सेंट्रीपिटल का हो गया एग्जांपल कि सेंटर की ओर। याद रखना सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर, याद रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर लिफ्ट जो है ऊपर जाएगा, है ना, अ लिफ्ट इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड्स, तो जो अपारेंट वेट है पर्सन का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मतलब लिफ्ट में जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो आपका वजन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, यानी अब जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो नया क्या बन गया है, G+A। ये G+A हो गया इफेक्टिव एक्सेलरेशन।
तो जब इफेक्टिव एक्सेलरेशन g प्लस ए होगा तो पहले जान लें कि एक्सेलरेशन क्या है। आप जानते ही होगे, इतना बेसिक तो नहीं जाना चाहिए, बट बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसी समझिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहीं से डेफिनेशन भी आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। तो यही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जब आप लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे होते हो तो ये जो स्मॉल जी देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्मॉल जी की वैल्यू की। और जो आप ए देख रहे हो ये हमारा एक्सेलरेशन है, जिसको हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर आपका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है वो g प्लस ए हो जाता है, स्मॉल g प्लस ए हो जाता है। इस वजह से आपको अपना वजन जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ पर क्या होगा। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, कि ऐसा वेलोसिटी, ऐसा वेग जिससे अगर हम किसी वस्तु को फेंकें तो वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाए। इसको याद करने का हम लोग जो तरीका इस्तेमाल करते हैं कि इसको बोलते हैं कि ये जो है ये कोई और नहीं, बजरंग बली का ये वेलोसिटी, इसका इजाद बजरंग बली के थे मेरे नज़र में, अपना अपना ये बजरंग बली का है। मतलब क्या, बजरंग बली की बात बताओ, किसी को अगर नचा के फेंक देते थे तो वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाता था। तो वो कौन सी स्पीड थी, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड थी। अगर इस स्पीड से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी भी चीज़ को हम लोग फेंकते हैं तो वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। इसी बाहर चला जाएगा ना, भाग जाएगा, इसीलिए इसका नाम एस्केप। एस्केप मतलब भागना, वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी जिससे भाग जाएगा अर्थ से, तो एस्केप वेलोसिटी। स्पीड क्या है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होगी। और रॉकेट वगैरह जो भी हम लोग लॉन्च करते हैं इसी स्पीड से हम लोग उसको लॉन्च करते हैं ताकि वो अर्थ के बाहर जा सके। ठीक है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन अब देख लो, वही जो समझा ही दिए कि द मिनिमम स्पीड और नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए जो मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वो स्पीड क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन यहां से पूछता है। अगला टॉपिक हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब पहला ही क्वेश्चन क्या आ गया, पहला क्वेश्चन ही आया है कि एट व्हाट टेम्परेचर आर द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स इक्वल। किस टेम्परेचर पे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछता है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा उनका स्केल। तो वो टेम्परेचर नन अदर देन -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो है वो उनका स्केल जो होगा इक्वल होगा। तो कौन सा एक फॉर्मूला होता है, अब जान लो कि किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, किस फॉर्मूला से। तो वो फॉर्मूला कोई और नहीं, आप लोग देखे भी होंगे, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। यहाँ पे C डिग्री सेल्सियस है, F फ़ारेनहाइट है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट, वाई डज वाटर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर इन द माउंटेन्स। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहाड़ों पे जो है, पहाड़ों पे जो पानी है वो लोअर टेम्परेचर पे ही उबलने लगता है। मतलब क्या कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है तो पहाड़ पे और पहले ही उबलना लगेगा। क्यों, कि इसका आंसर होगा क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के वजह से जो पानी पहाड़ों पे लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि लोअर प्रेशर जब होगा वो क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करेगा कि वेपर में
है ना, वेपर में जल्दी कन्वर्ट कर देगा लोअर टेम्परेचर पे ही, लोअर टेम्परेचर पे ही वेपर में वो जल्दी से क्या होने लगेंगे, वेपर फॉर्म करने लगेंगे लोअर टेम्परेचर पे ही, लोअर प्रेशर के वजह से। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, घटेगा। प्रेशर क्या होगा, घटेगा जब ऊपर जाओगे तो। क्लियर है। और जब नीचे आओगे, नीचे कहाँ आओगे, जमीन पे आओगे, जमीन से और अंदर जाओ, पानी के अंदर जाओ, और अंदर जाओ, अंदर जाओ, तो जब नीचे आओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, नीचे नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ेगा। याद रखना। तो एक्सप्लेनेशन भी वही हो गया कि लोअर प्रेशर है, लोअर प्रेशर के वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में जल्दी से क्या कर रहे हैं, वेपर बन जा रहे हैं। ठीक है। और अगर ऊपर जब हम जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे, ऊपर, अगर अब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, घटेगा। प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ऊपर जाने पे प्रेशर घटेगा और नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो क्या आज का जो ये सेशन है बेसिकली आप लोग के लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई सा भी XYZ एग्जाम हो, आपको उसमें कौन कौन से फिजिक्स के टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है उसको देख रहे हैं और PYQ की मदद से देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए। और ये क्वेश्चंस कोई आम एग्जाम्स के नहीं है, BPSC और UPSC में पूछे गए सवाल है ये सारे, कोई नॉर्मल एग्जाम के नहीं है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर कोई जानता भी है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है ना, नहीं जानता। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में किसी को नहीं पता। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है बेसिकली 3 पॉइंट की बात हो रही है, सुन लो अगर नहीं जानते हो तो। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होगा, 3 पॉइंट, मतलब कौन, यही सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, तो चलो उसको समझते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारा, जो टेम्परेचर है और प्रेशर है ना, जिसपे जो वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जहां पे जो पानी है वो तीनों स्टेट में रह सकता है, मतलब सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, गैस में भी रह सकता है, उस खास टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो वो भाई वो खास टेम्परेचर और प्रेशर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन अब आपके मन में आ रहा होगा। तो वो है 273.16 केल्विन। और अगर सेल्सियस में बात करोगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस पर जो है, और या 273.16 केल्विन पर जो है वो क्या होगा, हमारा वाटर जो होगा वो तीनों स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अब सिंपल सा बात है, आप लोग से ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप सभी जानते होंगे कि काला कलर जो होता है वो गर्मी में ये भी कहते हैं कि अरे काला कलर पहन लिया गर्मी तुमको और लगेगा। क्यों लगेगा गर्मी और, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक ही कलर नहीं, जितने भी डार्क कलर होते हैं, और खासकर ब्लैक तो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने कलर होते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी की वजह से हमको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कौन सा कलर है जो कि बेस्ट एब्जॉर्बर है हीट का, तो नन अदर देन ब्लैक। ब्लैक कलर जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है किसका, हीट का। बेस्ट एब्जॉर्बर कौन है, ब्लैक कलर है। क्लियर, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और जान लो, मतलब ऐसे जानने के लिए कि आपको ये बोला जाता है कि नहीं व्हाइट पहनोगे तो गर्मी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि व्हाइट बेस्ट रिफ्लेक्टर है, वो जितनी भी लाइट उस पर पड़ती है उन सबों को व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। और ब्लैक कलर जो है जितनी भी लाइट आ रही है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मी लगेगा। व्हाइट रिफ्लेक्ट कर देगा तो आपको क्या होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्टर देगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब कि कंफर्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन, लाइट एंड ऑप्टिक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या होगा, तो बच्चा जानता है कि लाइट का स्पीड जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और अगर मीटर सेकंड में लिखना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बात को हमेशा याद रखना कि ये क्वेश्चन यहां से पूछता है कि लाइट कैसा वेव है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वैक्यूम में जो है वो सबसे तेजी से ये क्या होता है, ट्रैवल करता है। हालांकि कहीं भी ट्रैवल कर सकता है तेजी से, लेकिन वैक्यूम में सबसे तेजी से ट्रैवल करता है। अब एक टर्म आता है TIR, इस टर्म से भी आप लोग अवगत हो गए ही जो थोड़ा भी पढ़ा होगा। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सुनते ही दिमाग में हीरा आ जाना चाहिए, आपके हीरा आ जाना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि TIR जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो अकर जो होता है जब लाइट कहां से कहां तक जा रहा होता है तो अकर होती है। क्वेश्चन देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि लाइट कहां से कहां तक जा रहा होता है, जो TIR अकर होता है। तो इसका होगा आंसर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन देगा, बट इसका होगा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगा तभी TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसका, जो लाइट ट्रेवल करता है उसका क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल जो होंगे इसके वो होंगे ग्लास से एयर। जैसे ग्लास देख लो, ग्लास क्या है, डेंसर है, एयर से तो ज्यादा डेंसर है ही ना भाई, इसीलिए डेंसर टू रेयरर कहा गया। ग्लास डेंसर है और एयर क्या है, रेयरर है, तो इसलिए ग्लास टू एयर, ठीक है। और यही प्रिंसिपल का यूज जो है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स में, मिराज इफेक्ट में, डेजर्ट में जो मिराज दिखता है तुमको, मिराज, उसका और ऑप्टिकल फाइबर में भी इसी प्रिंसिपल का यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम लोग किस लेंस का जो है यूज करते हैं, तो आंसर होगा कनकेव लेंस। क्या होगा, कनकेव लेंस। अब मायोपिया का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट यानी नजदीक का तो दिखेगा ही, दूर का बेसिकली नहीं दिख रहा है। मायोपिया में क्या, कहाँ का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, दूरी नहीं दिखेगा। शॉर्ट साइटेडनेस है, निकट तो ठीक है, दूर नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसको ठीक कैसे करेंगे, कनकेव लेंस से। और मायोपिया जब होता है तो इमेज कहाँ बनता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो डायरेक्टली उसको ही बता दे रहे हैं। मायोपिया जब होगा तो आपका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ होगा, वो बेसिकली इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना पे नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना होगा, ठीक है। और जो कनकेव लेंस हम लोग यूज करेंगे वो डाइवर्ज करता है, लाइट को डाइवर्ज करके और सही जगह पे फोकस करने में मदद करेगा। तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो वो कनकेव लेंस। और मायोपिया में क्या खराब होता है, दूर का। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है, वो किसके वजह से, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। और इसको और एक रेले स्कैटरिंग भी कहते हैं, रेले स्कैटरिंग भी इसको कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, रेले स्कैटरिंग। और एक्सप्लेनेशन, जितने भी शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका, रेड कलर, ऐसे याद रखना। शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू है, ये भी शॉर्ट है, वो ज्यादा यानी रेड वाले, रेड तो लॉन्गर वन है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ के तुलना में क्या होगा, स्कैटर ज्यादा करेगा। उस दिन भी बताए थे जीके जीएस के क्लास में, जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। यानी वायलेट कलर का एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा डेविएट करता है, लेकिन जब डेविएट कर रहा है यानी उसका क्या है, वेवलेंथ शॉर्टर है। तो इससे क्या पता चला कि जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले जो होते हैं उनकी तुलना में शॉर्टर वेवलेंथ वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्कैटर करते हैं। क्लियर है। व्हाट इज द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का पावर क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। जीरो होता है इसका पावर, प्लेन मिरर का पावर क्या होगा, जीरो होगा। और फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर का होता है अगर इन्फिनिटी पे, फोकल लेंथ जो है प्लेन मिरर का इन्फिनिटी पे, पावर जो है वो क्या होगा, पावर बेसिकली, पावर की फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो पावर इजकल टू 1/f, याद रखेंगे। ओके नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, उस समय से चर्चा करते आ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। रेड, रेड कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ। अब यहां से कुछ पॉइंट निकल के आ जाते हैं कि रेड कलर का, चलिए आप बता दिए मैक्सिमम वेवलेंथ बोले तो रेड आप बता दिए, ठीक बात। अगर बोले मैक्सिमम एनर्जी
मैक्सिमम एनर्जी, तो आंसर क्या होगा? वायलेट। और बोले कि मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम का तो अब चलिए कर दिए, मिनिमम वेवलेंथ अगर बोल दे यहीं पे कि मिनिमम वेवलेंथ, तो यही वायलेट होगा। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। दोनों एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे का इनवर्सली है, कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। बात खत्म। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं विबजियोर, VIBGYOR, इसमें जो आप ऐसे देखोगे तो इसमें जो ये R वाला पार्ट है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ को लैम्बडा से भी डिनोट करते हैं और यूनिट एंगस्ट्रॉन होता है, अभी ऊपर में पढ़े। तो इसका यूनिट होता है, इसका क्या होगा? वेवलेंथ ज़्यादा होगा। क्या होगा? रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो कम किसका होगा? तो वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होगा। अब तो रेड कलर का और क्या होगा? एनर्जी जो होगा वो कम होगा, एनर्जी कम होगा, तो वायलेट का एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक हमारा साउंड एंड वेव्स। साउंड एंड वेव्स। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्ट? साउंड किस मीडियम में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है फास्ट? तो याद रखेंगे, सॉलिड, तब लिक्विड, तब गैस। बातें खत्म है। सबसे ज्यादा सॉलिड में करेगा, फिर उसके बाद जो है वो किस में करेगा? सॉलिड में करने के बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। ठीक है? और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरी होता है। लाइट ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन साउंड क्या वैक्यूम में ट्रैवल करेगा? नहीं करेगा। वैक्यूम तो छोड़ दो। आपको एक एग्जांपल देते हैं। जब आप 4 व्हीलर में बैठते हो, अंदर का शीशा बंद कर लेते हो, बाहर से कोई आदमी बोलता रहता है तो उसकी आवाज आप तक नहीं जाती, जबकि आपका गाड़ी पूरा वैक्यूम अभी हुआ भी नहीं है, अभी पूरा 100% वैक्यूम नहीं हुआ है, फिर भी आपको आवाज नहीं आता है। तो इससे क्या पता चला कि साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपागेट। साउंड को मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, क्या करने के लिए? प्रोपागेट करने के लिए। ठीक है? और उसी मीडियम पे ही उसका इलास्टिसिटी और डेंसिटी जो मीडियम का होता है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी जो मीडियम का होता है, उसी पे साउंड का स्पीड जो है वो डिपेंड करता है। यानी साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? मीडियम के इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। किस पे करती है? तो मीडियम के इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। मीडियम के इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे साउंड की स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है। क्लियर है? अब एक आम इंसान का, यानी हम लोग का जो ऑडिबल रेंज है वो क्या है? हम लोग का ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 को सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज के नीचे के साउंड को क्या कहते हैं? तो इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज के नीचे के साउंड को क्या बोलेंगे? तो इंफ्रासोनिक। बिलो 20 हर्ट्ज इज इंफ्रासोनिक, याद रखना है। और अबव 20,000 क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। याद रखें, रहेगा अल्ट्रासोनिक। बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक साउंड, अबव 20,000 अल्ट्रासोनिक। ओके। बैट्स जो होता है, चमगादड़, वो जो है वो कहाँ फ्लाई करता है? डार्क में। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बाय प्रोड्यूसिंग। कैसे वो डार्क में भी उड़ जाता है, यानी अंधेरों में भी कैसे वो उड़ पाता है, किसके वजह से? तो इसका आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव के वजह से। और अल्ट्रासोनिक अभी आपको बताएं कि अल्ट्रासोनिक यानी 20,000 से ऊपर। और ये एक हमेशा याद रखना, ये इको लोकेशन का यूज करते हैं। कोई ऑब्स्टेकल, मानो उड़ रहे हैं, उड़ने के समय आगे कोई ऑब्स्टेकल है, यानी कोई दीवार है, कुछ भी है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं इको लोकेशन का। इको लोकेशन का। अगला, द परसिस्टेंस ऑफ अ साउंड इन अ हॉल इज कॉल्ड। जो हॉल वगैरह में जो आवाज, साउंड का जो परसिस्टेंस सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेवरबेरेशन। रेवरबेरेशन। क्लियर है? अगला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली ये बोला है हमको क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल आर्म मीटर। एक आइडियल आर्म मीटर का जो रेसिस्टेंस क्या होने? रेसिस्टेंस मतलब क्या? रुकावट, अवरोध। तो भाई एक जो अच्छा होगा आइडियल आर्म मीटर होगा उसका क्या होगा? 0 होगा। रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, अवरोध नहीं होना चाहिए ना। और क्यों? क्योंकि इसको कनेक्टेड रहता है सीरीज में, है ना। अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे, दो तरीके का इसको जोड़ने का तरीका होता है, एक सीरीज में, एक पैरेलल में।
जब डिटेल्ड फिजिक्स की क्लास होगी, अगर आप लोग बोलोगे कि सर हाँ ये किसी खास टॉपिक पे हमको फिजिक्स की क्लास डिटेल्ड वे में चाहिए, तो सारे टॉपिक को मैं समझा सकता हूँ, उसको बताऊंगा। बट अभी एग्जामिनेशन नज़दीक, अभी अभी आप क्या करिए, आपको सारा फोकस ये होना चाहिए कि हाँ हाँ किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, हम उसी टॉपिक को पढ़ के जाएं, ताकि एग्जाम में हम क्या करें, क्वालिफाई कर सके, या टारगेट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो डिटेल में नहीं, बेसिकली इतना जान लो, जो क्वेश्चन आया है कि रेसिस्टेंस जो आइडियल एमीटर का है उसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। एक पैरेलल में भी होता है। तो वो डिटेल्ड क्लास जब कभी आएगा, आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे, फिर उसके बाद अगर किसी खास टॉपिक पे चाहोगे तो मैं उस पर भी क्लास लेके आ जाऊंगा। तो अभी बेसिकली जिस टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन, वो एडोजन आपके लिए लेके आ रहा है। अगला, अ फ्यूज वायर शुड हैव, अ फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज वायर में क्या होना चाहिए? तो क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस, यानी जो फ्यूज वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कर दोगे तो पता चला कि घर का पूरा सारा एप्लियंसेस फूक गया और फ्यूज अभी तक हटा ही नहीं है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो कुछ भी ओवरलोड होगा, वो क्या होगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो, अगर हाई होगा तो क्या उड़ेगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा, तो पता चला एप्लियंसेस ही उड़ गया। और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो क्विकली यानी जल्दी क्या हो, पिघलेगा। वही तो बोले कि अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तब तो जल्दी पिघलेगा, तो आपका फ्यूज उड़ेगा, सामान बच जाएगा। ठीक है, अगला, विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को ही हम लोग डायनेमो बोलते हैं, जनरेटर। क्या बोलते हैं, जनरेटर। और ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। बेसिकली इसका नाम जनरेटर जो आप बोलते हो, जनरेटर मतलब क्या, उत्पत्ति करने वाला। जनरेट कुछ होता है क्या, नहीं होता। इसको आप कन्वर्टर, हम तो इसको कन्वर्टर ही कहते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका नाम कन्वर्ट हुआ। जनरेटर मतलब पैदा करने वाला। कोई पैदा होता है क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर। जनरेट नहीं होता, हम लोग क्या औकात नहीं है कि जनरेट कर सके, हम लोग क्या औकात नहीं है कि डिस्ट्रॉय भी कर सके। वो करने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, उन्हीं का काम है ना। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जीओडी गॉड। तो हम लोग का औकात नहीं है, हम लोग का औकात है कि इस फॉर्म को उस फॉर्म में कर देते हैं। तो वही कन्वर्ट, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए हैं, उस डिवाइस को क्या बोला, डायनेमो बोले हैं। और जनरेटर आम बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हो, जानो जनरेटर नहीं बोलना, कन्वर्टर बोलना। ओके, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अगला, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, तो बचपन से पढ़ता है कि वो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का क्या, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। तो हाई होता है, ये बात तो जान गया कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, लेकिन हाई है तो कितना मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है ना, कि कितना। ये एग्जाम में पूछ जाता हो कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो क्या बताओगे, 3422 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक जो मॉडर्न फिजिक्स का है और न्यूक्लियर का है। इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चन है, आप देखते चलो फटाफट। कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। और डिस्कवरी किस दरमियान हुई थी, तो ड्यूरिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। Which material is used as a moderator in a nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के जगह पे हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट या हेवी वाटर। ग्रेफाइट या हेवी वाटर, ग्रेफाइट या हेवी वाटर। क्लियर है। ग्रेफाइट या हेवी वाटर। हेवी वाटर से आप क्या समझ रहे हो कि हेवी वाटर में क्या होगा भैया, हेवी वाटर को ही, जैसे पानी का फॉर्मूला H2O होता है ना, तो हेवी वाटर जो होता है D2O होता है। क्लियर है। हेवी वाटर क्या होता है, D2O। और ये क्या करता है बेसिकली, इट स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन जो बहुत तेजी से मूव कर रहा था उसको ये स्लो डाउन करता है, उसको ये क्या करता है, स्लो डाउन करता है। अब जो सन का एनर्जी है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34, कि सन का जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है किसके वजह से, तो दो तरीके का चीज होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। फिर वही बात डिटेल क्लास पढ़ना होगा, तो फिर आप लोग को बाद में, अभी नहीं, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा मैं। तो सन की एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है उस किस प्रोसेस के द्वारा होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फिजन, याद रखना, फ्यूजन।
ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ तो कैसे हुआ, हवा में थोड़े बात करना है। तो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होते हैं, है ना, और हीलियम बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, हीलियम। तो फ्यूज हुआ ना, इसलिए ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला अगला जो हमारा है वो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली जो होता है वो क्या होता है कि वो हीलियम के जो न्यूक्लियाई होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम के क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। और उसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, हीलियम न्यूक्लियाई के 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स। क्लियर है। और इसमें ये जो चार्ज होता है वो कितना होता है, A+2 याद रखना है, A+2 डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। अगला एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हाँ पास्कल लॉ क्या होता है बेसिकली। तो पास्कल लॉ जो होता है उस पर कौन कौन सा चीज डिपेंड करते हैं, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप देख लेना एग्जाम में। पास्कल लॉ जो होगा वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो आप देखते होगे वो किस पे डिपेंड है, पास्कल लॉ पे ही वो काम करता है। सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है कि आप एक चीज देखते हो कि बारिश की जो बूंदे होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बारिश की जो बूंदे होती हैं वो स्फेरिकल शेप का क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन के वजह से ही बारिश की जो बूंदे होती है, रेन ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल शेप का होता है। विस्कोसिटी क्या मतलब कि लिक्विड है, लिक्विड मतलब क्या, लिक्विड है पानी। अब लिक्विड में थोड़ा सा हमको फ्रिक्शन आ गया, लिक्विड में थोड़ा सा हमको क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हनी। इसका एग्जांपल क्या होता है, हनी होता है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल विस्कोसिटी का, हनी होगा। हनी में क्या होगा, आप तैर पाओगे आसानी से कि पानी में तैर पाओगे, तो बोलोगे पानी में तैर पाएंगे सर, हनी में नहीं तैर पाएंगे। तो हनी में आपको तैरने से वो जो अवरोध है वो क्या है, उसी को तो विस्कोसिटी बोल रहे हैं, मतलब क्या, विस्कोसिटी का मतलब क्या हो गया कि रेसिस्टेंस टू फ्लो इन अ लिक्विड, लिक्विड में फ्लो करने पे जो हमको रेसिस्टेंस आता है यानी जो अवरोध आता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। अब आ गया कैपिलरिटी मतलब क्या होता है, क्या आप एक बात बताओ, बचपन में लैंप लालटेन में पढ़े होगे, अब तो मतलब लालटेन लैंप तो विलुप्त ही हो चुका है, बट फिर भी आप पढ़े होगे तो उसमें जो एक बत्ती लगाते थे और वो बत्ती बेसिकली क्या करता था, वो तेल को धीरे धीरे ऊपर लेके आता था और जलता था। उसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। अब अगला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, ये तो बहुत पॉपुलर है कि आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है कि पानी में कोई चीज मतलब अगर अंदर जाता है, सबमर्ज होता है, तो एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं बायंट फोर्स। और कहाँ की बायंट फोर्स तो लगाता है, ठीक बात है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगाएगा। किस पे, जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होंगे, जो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे। अगला है बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो नन अदर देन बर्नौली प्रिंसिपल। अगला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही इफेक्ट है, इससे क्वेश्चन यही बनता है कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर है। अब अगला एक्सरे जो है डब्ल्यू रॉन्गटन के द्वारा किया गया था, इसका इन्वेंशन ये पूछता है। और एक्सरे का यूज क्या आप लोग सब जानते ही हैं, इसका डिस्कवर कौन किया था, डब्ल्यू रॉन्गटन। रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी हेनरी बैकरल। ठीक है। क्यूजेक क्या होता है भैया, क्यूजेक जो होता है कि पानी जो फ्लो कर रहा है उसको हम मेजर करने का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं क्या, क्यूजेक में क्या है, यूनिट फॉर मेजरिंग वाटर फ्लो, यानी क्यूबिक फीट पर सेकेंड। हर्ट्ज क्या है, सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी की ये यूनिट है। एमआरआई तो जीके क्लास में ही बताए थे कि इसका क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस यूजेज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स। एमआरआई बेसिकली शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स का
जो हम लोग है उसके बारे में पता लगाते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म चीज का ही पता लगा के बता देता है एमआरआई। और वो बेसिकली उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके किया जाता है और रेडियो वेव का करके किया जाता है। अगर आप सब में से एमआरआई कभी भी कोई करवाए होंगे या अपना या फैमिली मेंबर किसी का, तो देखे होंगे कि एमआरआई जब कराने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली आपको कहा जाता है कि जितने भी लोहे के सामान है उसको बाहर निकाल दो, या किसी इंसान का अगर स्टील लगा है, ऑपरेशन में हुआ, किसी का हड्डी टूटा वगैरह, वहां अगर स्टील लगा है तो उसको एमआरआई नहीं कराने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो पता ही कैसे लग रहा है, ये देखो ना, पता ही कैसे लग रहा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का और रेडियो वेव का यूज किया जाता है। सोनार क्या होता है, अगला आ गया सोनार जो होता है वो साउंड नेविगेशन है और रेंजिंग है जो कि शिप वगैरह में, समुद्र वगैरह में किया जाता है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ जीके क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ था। ओम्स लॉ जो होता है वो B इक्वल टू IR है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभी थोड़ा देर पहले ऊपर हमने डिस्कस करा कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल का मतलब केंद्र की ओर, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की ओर। तो बस सेंट्रीपिटल यानी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, ये तो एक्सप्लेन हो ही चुका है ना। अब आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट है, ये देख लो कि न्यूटन के जो पूछ सकता है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है कितने हैं, तो 3 है। फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ इनर्शिया भी बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं ना। फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलेंगे। जो सेकंड लॉ होगा वही हमको फोर्स का फॉर्मूला देता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि फोर्स का फॉर्मूला जो मास इनटू एक्सेलरेशन है F इक्वल टू ma, वो कौन देता है, तो सेकंड लॉ देता है। और थर्ड लॉ क्या है, जैसा क्रिया वैसा प्रतिक्रिया, यानी एक्शन एंड रिएक्शन, यानी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है इनर्शिया का, when everybody is in the race unless or until is compelled by some external unbalanced force, और उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकंड जो होता है वही हमको फोर्स का फॉर्मूला देता है। थर्ड जो होता है वो क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आज का हमारा क्लास खत्म हुआ। क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। और अगर किसी खास टॉपिक पे, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, किसी सब्जेक्ट का हो, किसी खास टॉपिक पे अगर आपको चाहिए कि हाँ इसमें डिटेल वीडियो लेके आया जाए तो आप लोग बताइए, अन्यथा जो क्वेश्चन सीरीज है जो आते रहेगा ऐसे ही।